तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस बेहद अहम विश्लेषण में हम एक ऐसे देश के उलझे हुए और दर्दनाक इतिहास के पन्ने पलटने वाले हैं जिसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे ताकत की भूख, भू राजनीति और कुछ फैसलों ने मध्य पूर्व के खासे संपन्न देश की किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख दी। इस सफर में हम उन तथ्यों को भी सामने लाएंगे जो अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं दब कर रह जाते हैं। जरा 5 फरवरी 2003 के उस दिन को याद कीजिए। अमेरिका के तत्कालीन विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में खड़े थे और उनके हाथ में क्या था? 2 इंच से भी छोटी एक शीशी। उन्होंने इसे हवा में लहराते हुए दावा किया कि ये इराक के खतरनाक इरादों का पुख्ता सबूत है। उनका कहना था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी सामूहिक विनाश के हथियार हैं। सोचने वाली बात यह है कि महज 2 इंच की इस शीशी और उसके इर्द गिर्द बुने गए दावों ने आखिर कैसे एक पूरे के पूरे देश को विनाश के कगार पर धकेल दिया। लेकिन 2003 को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भाग 1, ए नेशन बाय डिजाइन, यानी एक कृत्रिम राष्ट्र का निर्माण। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के उस दौर पर अगर नजर डालें तो इस देश की भौगोलिक नींव असल में पूरी तरह से कृत्रिम तरीके से रखी गई थी। ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई और 1921 में ब्रिटेन ने कागज पर मनमाने ढंग से लकीरें खींचकर किंगडम ऑफ इराक बना डाला। मौसूल, बगदाद और बसरा, इन अलग अलग प्रांतों को जोड़कर एक ऐसा नक्शा तैयार किया गया जिसने शिया, सुन्नी और कुर्द आबादी को एक साथ रहने पर मजबूर कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि इन समुदायों के बीच सदियों पुराना विवाद था। ब्रिटेन की खींची गई यही कृत्रिम सीमा आगे चलकर इस क्षेत्र में दशकों तक चलने वाले खूनी संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बनी। यहीं से शुरू होता है हमारा अगला चरण, भाग 2, द राइज ऑफ सद्दाम, यानी सद्दाम का उदय। इस बनावटी ढांचे के कारण इराक का राजनीतिक मंच लगातार हिंसक तख्तापलट झेल रहा था। 1941 में राजा के खिलाफ विद्रोह, 1958 में राजतंत्र का हमेशा के लिए खात्मा और फिर 1963 और 68 में बैथ पार्टी का सत्ता पर पूरी तरह से कब्जा। इसी उठापटक और खून खराबे के बीच सद्दाम हुसैन नाम का एक युवा तेजी से सीढ़ियां चढ़ रहा था। 1968 में जब उसे राष्ट्रपति अल बकर के शासन में आंतरिक सुरक्षा का प्रमुख बनाया गया तो वहीं से उसने असली ताकत बटोरनी शुरू कर दी थी। और फिर आया 22 जुलाई 1979 का दिन। ये सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण का ऐसा खौफनाक और सिनेमाई मंजर था जिसे भुलाया नहीं जा सकता। सद्दाम ने राष्ट्रपति अल बकर को इस्तीफे के लिए मजबूर किया और खुद गद्दी पर बैठ गया। अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए उसने बाथ पार्टी की एक बैठक बुलाई। मंच पर आराम से बैठकर सिगार का धुआं उड़ाते हुए सद्दाम ने एक एक करके अपने विरोधियों के नाम पुकारे। उसी दोपहर 68 लोगों पर गद्दारी का ठप्पा लगा और 22 को तो तुरंत फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके मौत के घाट उतार दिया गया। इस घटना ने पूरे इराक में दहशत का ऐसा राज कायम किया जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। अब आते हैं शासन के उस दौर पर जिसके 2 बिल्कुल अलग चेहरे थे। भाग 3, डिक्टेटर एंड नेशन बिल्डर। सद्दाम हुसैन का शासन असल में चरम विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक तरफ एक वेलफेयर स्टेट था, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं जिनकी तारीफ खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की। साक्षरता दर 80% तक पहुंच गई, जिसके लिए यूनेस्को ने इराक को सम्मानित किया। महिलाओं को तलाक और संपत्ति के अधिकार मिले। लेकिन इसके ठीक समानांतर एक बेहद खूंखार तानाशाह भी पल रहा था। एक ऐसा तानाशाह जिसने दुजैल नरसंहार को अंजाम दिया और कुर्द इलाकों में मस्टर्ड गैस जैसे घातक रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया, जहां हजारों बेगुनाहों ने तड़प तड़प कर अपनी जान गंवाई। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो 1980 आते आते इराक अपनी आर्थिक ताकत के चरम पर था। ये आंकड़ा देखिए, $4000। ये उस समय इराक की प्रति व्यक्ति आय थी। जरा सोचिए, उस दौरान इराक पर विदेशी कर्ज बिल्कुल शून्य था और खजाने में $35 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद था। सद्दाम के नेतृत्व में इराक मध्य पूर्व की सबसे बड़ी ताकतों में गिना जाने लगा था। लेकिन जाहिर है, ये चमक ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। भाग 4, वॉर्स एंड शिफ्टिंग अलायंसेस, यानी युद्ध और बदलते गठबंधन। 1980 में सद्दाम ने ईरान पर हमला कर दिया। ये युद्ध पूरे 8 साल चला और इसमें करीब 10 लाख लोगों की जान गई। यहाँ जो सबसे अहम और हैरान करने वाली बात है वो ये कि इस युद्ध में अमेरिका ने इराक का पूरा साथ दिया था।
अमेरिका ने इराक को सैटेलाइट डेटा दिया, खुफिया जानकारी दी और आर्थिक मदद भी पहुंचाए। वो भी तब जब उन्हें अच्छी तरह से पता था कि सद्दाम रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। 1983 में अमेरिकी दूत डोनाल्ड रम्सफेल्ड का बगदाद जाकर सद्दाम से गर्मजोशी से हाथ मिलाना इस अजीबो-गरीब और विरोधाभासी गठबंधन का सबसे बड़ा सबूत था। 8 साल के लंबे युद्ध ने इराक को कर्ज के दलदल में धकेल दिया था। कुवैत के साथ तेल और कर्ज के विवाद को लेकर अगस्त 1990 में सद्दाम ने एक बहुत बड़ी कूटनीतिक भूल कर दी और कुवैत पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि सद्दाम ने अमेरिकी राजदूत एप्रिल ग्लास्पी की बातों का बिल्कुल गलत मतलब निकाल लिया था। इसका नतीजा 1991 में अमेरिका के नेतृत्व में 35 देशों की गठबंधन सेना ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लॉन्च कर दिया। महज 42 दिनों के भीतर इराक की सेना को बुरी तरह कुचल दिया गया और ऐसे कड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए जिन्होंने आम इराकी जनता को भुखमरी के कगार पर ला खड़ा किया। और फिर आता है वो दौर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। भाग 5 द 2003 यूएस इन्वेजन। 2003 के इस युद्ध को दुनिया की नज़रों में सही ठहराने के लिए अमेरिका ने 3 बड़े दावे पेश किए। पहला, सद्दाम के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं। दूसरा, सद्दाम के अल-कायदा के साथ गहरे संबंध हैं। और तीसरा, सद्दाम अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। बाद में हुई जांचों में ये पूरी तरह से साफ हो गया कि ये तीनों के तीनों दावे बिल्कुल झूठे और बेबुनियाद थे। इनमें कोई सच्चाई नहीं थी। तो सवाल उठता है कि अगर वो दावे झूठे थे तो फिर इस हमले का असली मकसद क्या था? विश्लेषण के स्रोत कुछ अलग ही कहानी बयां करते हैं। 1998 में प्रोजेक्ट फॉर द न्यू अमेरिकन सेंचुरी नाम के एक थिंक टैंक ने तत्कालीन राष्ट्रपति क्लिंटन को एक चिट्ठी लिखकर सद्दाम को हटाने की वकालत की थी। दिलचस्प बात यह है कि इसमें डिक चेनी और रम्सफेल्ड जैसे बड़े नाम शामिल थे। इसके अलावा एक और बड़ी बात हुई। नवंबर 2000 में सद्दाम ने इराक के तेल व्यापार को अमेरिकी डॉलर से हटाकर यूरो में बदल दिया था। यह अमेरिकी डॉलर के एकाधिकार को एक बहुत बड़ी और सीधी चुनौती थी। इसे अमेरिका के लिए एक बड़ा आर्थिक खतरा माना गया था। खैर, 20 मार्च 2003 को इराक पर भारी बमबारी शुरू हो गई। महज 3 हफ्ते लगे और बगदाद का पतन हो गया। सद्दाम की सत्ता उखड़ गई। 1 मई 2003 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर खड़े होकर शान से ऐलान किया, मिशन एकम्प्लिश्ड, यानी मिशन पूरा हुआ। लेकिन जीत की ये घोषणा कितनी जल्दबाजी में की गई थी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था, क्योंकि असली तबाही और अराजकता का खौफनाक दौर तो अब शुरू होने वाला था। अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे दर्दनाक हिस्से पर। भाग 6 द डेविस्टेटिंग आफ्टरमैथ, यानी तबाही के बाद का मंजर। इराक पर कब्जा करने के बाद अमेरिका ने प्रशासन के स्तर पर कुछ ऐसी भयंकर गलतियां की जिसका खामियाजा दुनिया आज तक भुगत रही है। सबसे पहले तो लगभग 4 लाख सैनिकों वाली इराकी सेना को रातों रात भंग कर दिया गया। नतीजा, हथियारबंद और बेरोजगार युवाओं की एक पूरी फौज खड़ी हो गई, जो आगे चलकर ISIS जैसी खतरनाक संस्था के उदय का सबसे बड़ा कारण बनी। दूसरा बड़ा ब्लंडर था शिया, सुन्नी और कुर्द के बीच सत्ता का सांप्रदायिक बंटवारा करना, जिसने खूनी गृहयुद्ध को हवा दे दी। और तीसरा, अबू गरीब जेल में कैदियों के अमानवीय टॉर्चर ने उन सभी दावों की हवा निकाल दी जिनमें अमेरिका खुद को आज़ादी और लोकतंत्र का मसीहा बता रहा था। इन्हीं सबके बीच दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन को एक बंकर से निकाल लिया गया। उस पर मुकदमा चला और 30 दिसंबर 2006 को 1982 के दुजैल नरसंहार के लिए उसे फांसी दे दी गई। लेकिन इस पूरी न्यायिक प्रक्रिया में एक बहुत अहम बात को बड़ी ही चालाकी से छिपा लिया गया। सद्दाम पर कभी भी रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल या कुवैत पर हमले के लिए कोई आरोप तय नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि अगर इन मामलों पर गहराई से मुकदमा चलता तो पश्चिमी देशों की उस समय की भूमिका और उनकी मिलीभगत के सारे राज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाते। इस संख्या की गंभीरता को जरा महसूस कीजिए। 5 लाख। अनुमान है कि इस युद्ध और उसके बाद भड़की भयानक हिंसा में लगभग 5 लाख इराकी नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। लाखों बच्चे अनाथ हो गए। एक पूरी की पूरी पीढ़ी उस हिंसा की भेंट चढ़ गई जिसकी शुरुआत महज एक झूठे दावे से हुई थी। और ये तबाही सिर्फ इंसानी जानों तक ही सीमित नहीं थी। इस युद्ध ने अमेरिका के खजाने में भी एक बहुत बड़ा छेद कर दिया। युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों की देखभाल, उनकी पेंशन और बाकी खर्चों को मिला लें तो अमेरिका ने इस अनावश्यक युद्ध और उसके परिणामों को संभालने पर लगभग $3 ट्रिलियन फूंक दिए। एक ऐसी रकम जिससे ना जाने कितने ही विकास के काम हो सकते थे, वो सिर्फ और सिर्फ तबाही के काम आई। आज इतने सालों बाद भी
इराक के घाव भरे नहीं हैं। आज भी 10 लाख से ज्यादा लोग वहां विस्थापित हैं। देश एक बेहद गंभीर जल संकट और भ्रष्टाचार की मार झेल रहा है। बेरोजगारी की दर 32% के करीब है। जिस तेल का राष्ट्रीयकरण करके सद्दाम ने कभी इराक को ताकत दी थी, आज उसी इराक के तेल उत्पादन पर काफी हद तक अमेरिकी कंपनियों का कब्जा है। इराक को जो लोकतंत्र का सुनहरा सपना दिखाया गया था, वो आज भी मीलों दूर है। और अब कहानी के इस मोड़ पर हम वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। इतने बड़े पैमाने पर हुए युद्ध, 5 लाख मौतों और $3 ट्रिलियन पानी की तरह बहाने के बाद इराक में आखिर कितने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले? जवाब है शून्य, एक भी नहीं। वो दावा जिसके दम पर एक हंसते खेलते देश को खंडहर में तब्दील कर दिया गया, वो महज एक धोखा था। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जब मनगढ़ंत सबूतों और भू राजनीतिक अहंकार की बुनियाद पर किसी पूरे के पूरे राष्ट्र को तहस नहस कर दिया जाता है, तो उसकी असली कीमत आखिर कौन चुकाता है? क्या इसकी कीमत वे ताकतवर नेता चुकाते हैं जो अपनी रिटायरमेंट के बाद एक बेहद सुरक्षित और आरामदायक जीवन जीते हैं, या फिर वे लाखों बेगुनाह नागरिक जिनकी पीढ़ियां इस तबाही के मलबे तले हमेशा के लिए दब जाती हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा गूंजता रहेगा। इस